नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बजते दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक, क्योंकि खबरें केवल उतनी नहीं जितनी दिखती हैं। हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है, जिसे इस वक्त हम डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। और आज सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, इसकी सियासत की। दरअसल आपको पता है कि देश में सेना में भर्ती की नई स्कीम आई है अग्निपथ, और इस योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन जारी रखा है। ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ आज नहीं की, सो राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम भूपेश समेत तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। यह तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है, जिसका आलम ये कि अब पार्टी आर पार के मूड में है। आज धरने में शामिल हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश सब देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। एक और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, तो दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को हथियार बना कांग्रेस अपने सियासी संघर्ष को जमीन पर तेज कर रही है। तो जंतर मंतर पर कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन का आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेतृत्व किया। इस दौरान राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई से हटकर जो सबसे ज्यादा बात की वो अग्निपथ योजना था, उसका विरोध था। लेकिन राहुल ने अग्निपथ योजना पर क्यों बयान दिए, जबकि सारे कांग्रेसी ईडी की पूछताछ के ऊपर इतनी बात करें? इस बात को डिकोड करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के पॉलिटिकल माइलेज के बारे में पता है, इस पर उनकी नजर है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग इस योजना के विरोध में है, सड़क पर है। कांग्रेस चाहती है कि वो इन युवाओं के साथ एसोसिएट करें, जुड़ सकें। सेना से जुड़े मुद्दे से आम जनता भावनात्मक तौर पर भी जुड़ती। कांग्रेस चाहती है कि इस भावनात्मक जुड़ाव का सियासी लाभ कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिले। वैसे अगर आप देखें तो सोनिया गांधी, उनसे कल ईडी पूछताछ करने वाली थी, फिलहाल टल गई। वजह सोनिया गांधी ने खराब सेहत को लेकर कुछ और वक्त मांगा था, और कुछ और वक्त के बाद में अब ऐसा लगता है कि जब कभी पूछताछ होगी तो कांग्रेस का विरोध शायद और तेज हो। वैसे आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। वर्तमान हालात से निपटने और आंदोलन की आगे की रणनीति पर बात भी की। तो दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के एमएलएज, ये सभी शामिल थे, आज सोनिया गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी ने जहां आज जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन को लीड किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम दिग्गज नेता, प्रेम साय सिंह टेकाम हो, अनिला भेड़िया हो, फूलोदेवी नेताम हो, रायपुर से पहुंचे विधायक विकास उपाध्याय हो, कई और मंत्री हैं, इन सब ने आज शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है, बातचीत की है। तो वैसे अगर आप देखें तो सियासत का केंद्र वैसे हमेशा दिल्ली रहा है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ अब मुंबई में भी एक केंद्र बना, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुंबई ही क्यों बल्कि पूर्वोत्तर के राज्य भी, गुजरात का सूरत भी, ये सब कुछ सुर्खियों में रहा। दूसरे दिन भी आज सारे देश की नजरें महाराष्ट्र की पॉलिटिकल अस्थिरता पर रहीं। आने वाले कुछ दिनों तक शायद ऐसा ही हो। उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है, लेकिन अब तो साथ साथ शिवसेना असल किसके साथ है, यह भी सवाल। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई। उद्धव ठाकरे ने उन पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी और बागी विधायकों से सीधे बात करने की अपील भी की। सबसे बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीएम और पार्टी अध्यक्ष का पद तक छोड़ने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने कुछ इस तरह बागी विधायकों में सुलह की कोशिश की। इसके पहले एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि गुवाहाटी में उनके साथ 40 विधायक हैं। मंगलवार को एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया था।
और आज शिंदे ने दावा किया कि उनकी जगह अजय चौधरी की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि असली शिवसेना के नेता तो वो हैं और अब उद्धव ठाकरे के पास किसी भी नियुक्ति का कोई अधिकार ही नहीं है। तो साफ है कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सरकार को गिराने के साथ साथ अब पार्टी क्या उनके साथ वाकई है, एमएलए उनके साथ हैं, टूट का खतरा ये भी उनके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है, इसको डिकोड करते हैं। अब संभावनाओं की चर्चा हो रही है चारों तरफ। तो पहली संभावना ये कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को जो उनकी बात है, शर्त है, उस बात को मान लें, कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ दें और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। दूसरी संभावना यह कि उद्धव ठाकरे शिंदे और दूसरे बागी विधायकों को किसी तरह से अपनी शर्तों, अपनी टर्म पर मना लें। तीसरी संभावना यह कि शिंदे के पास में अगर वाकई पर्याप्त विधायक हैं उनके दावे के मुताबिक, तो बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बना लें या बीजेपी की सरकार बनवा दें अपना समर्थन देकर। और इसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश लोगों को लगती है, राजनीतिक पंडितों को। एक आसार यह भी है कि राजनीतिक अस्थिरता और उठापटक के बीच में महाराष्ट्र में कोई बात ना बन पाए और राष्ट्रपति शासन तक बात चली जाए। लेकिन ये सब कुछ संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, और सियासी अटकलें कभी रुकती नहीं हैं जब तक कि कोई निश्चित आंकड़ा, गणित सामने ना आ जाए। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया, नाम वापसी की प्रक्रिया, वो हो चुकी है। अब स्थितियां स्पष्ट हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत सारे 16 नगर निगमों में बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ समीकरण भी स्पष्ट हैं। नाम वापसी के साथ ही निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। राजधानी भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 12 प्रत्याशियों ने मेयर पद के लिए फॉर्म जमा किया था। इनमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। बचे 11 में से बुधवार को 3 और प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद भोपाल मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद भोपाल नगर पालिका निगम के लिए 8 प्रत्याशी हैं अभी। भोपाल में पार्षद पद के लिए 810 नामांकन जमा हुए। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जनता दल और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स और निर्दलीयों ने भी नामांकन भरा है, जिनमें टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कांग्रेस के कई बागी शामिल हैं। 85 वार्ड है अलग अलग, सभी की सूचियां जो है वो एकजई की जा रही हैं। बहुत जल्द उनको भी हम लोग जारी करेंगे। कई बागी ऐसे हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। जाहिर तौर पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए बागी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत जो प्रदेश के 16 नगर निगम हैं, बीजेपी कांग्रेस बागियों को मैनेज करने की चुनौती से जूझती रही है और अंतिम घंटे तक जूझती रही। लेकिन अब इसमें वो कितनी कामयाब रही, इसकी तस्वीर फिलहाल स्पष्ट नहीं। बागी कैसे दोनों दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इस बात को डिकोड करते हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से तकरीबन 4000 बागी अब भी मैदान में डटे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता उनको मनाने की ड्यूटी रखते हैं, कोशिश करेंगे। नाम वापसी के अंतिम घंटे तक मान मनोवल के बाद भी कुछ जगह बागी नाम वापस लेते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों अब भी हैं जो चुनौती बने हुए। भोपाल में मेयर पद के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया था, जिसमें से अंतिम 3 वापस ले चुके हैं नाम, 8 अब भी चुनावी मैदान में हैं। चलिए, अब इसमें से कौन अपने बागियों को कितनी जल्दी मैनेज कर पाता है और कौन सा नेता इस ड्यूटी में कामयाब रहता है, ये पार्टियां भी देख रही हैं। वैसे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन बीजेपी के लिए कुछ राहत वाली खबर भी आई। 2 नगर परिषदों में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। मध्य प्रदेश के शाहगंज और बड़ौदिया नगर परिषद में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। शाहगंज के 15 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। बता दें आपको, शाहगंज प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन चुकी है। इसी तरह बड़ौदिया नगर परिषद में भी बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। यहां सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। प्रदेश की पहली नगर पंचायत है ये, जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हम विकास और जन कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि बड़ौदिया में निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वालों ने नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था।
तो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसमें अभी प्रक्रियाएं जारी हैं, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी को 2 नगर परिषदों में निर्विरोध विजयी घोषित होने का सौभाग्य मिला। पर यह जीत कैसे मिली, इस जीत के पीछे किन फैक्टर्स ने ज्यादा काम किया, इस बात को भी समझें, डिकोड करते हैं। बीजेपी को पहली जीत सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज नगर परिषद में मिली, जहां शिवराज काफी प्रभावी हैं, कोई शक की बात नहीं। दूसरी जीत मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास मंत्री, उनके क्षेत्र बरौदिया नगर परिषद में मिली। इन दोनों क्षेत्रों में बीजेपी असरदार है, प्रभुत्व रखती है और यही वजह कि पार्टी शाहगंज के 15 वार्डों में निर्विरोध जीती है। इधर बरौदिया में भी कमोबेश एक जैसी सूरत देखने को मिली, यानी एक साथ एक प्रभुत्व मिला। चलिए, कुल मिलाकर आपको एक ऐलान भी याद होगा, सरकार ने ऐलान किया था समरस, एक जो नाम दिया है कि जो भी समरस पंचायतें परिषदें होंगी, यानी जहां निर्विरोध चुनाव के बिना स्थितियां बनेंगी, उनके लिए सरकार कुछ अलग से योजना के तहत विकास का पैकेज देगी, उसका भी असर हो सकता है। अब बात किसानों की, मॉनसून आ चुका है, छत्तीसगढ़ में भी किसान बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार एक बदलाव साफ दिख रहा है। किसान सहकारी सोसाइटी में मिलने वाले सर्टिफाइड बीज के बजाय हाइब्रिड बीज को पसंद कर रहे हैं। देखें, किसानों की पसंद में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किसान सर्टिफाइड बीज के बजाय हाइब्रिड बीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इसकी वजह है कि हाइब्रिड बीज से उत्पादन अधिक होता है। खरीफ धान की खरीदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 600 रुपए प्रोत्साहन राशि के साथ करती है। इस साल 26 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की उम्मीद है, लिहाजा हर किसान की कोशिश है ऐसी वैरायटी की खेती करें जिसमें उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। यही वजह कि पिछले 3 साल में किसानों की पसंद सर्टिफाइड बीज के बजाय निजी कंपनियों के हाइब्रिड किस्म के बीज होने लगे हैं। कहने का मतलब ये कि ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किसान अब की बार थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हैं, ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। किसानों की पसंद इस बदलाव में साफ तौर पर दिख रही है। असर क्या होगा, जरा इस बात को भी डिकोड करें। समिति के जरिए साल 2021 में धान की खरीफ फसल के लिए 8.57 लाख क्विंटल धान इस बीज का उपयोग होना था, लेकिन केवल 5.47 लाख क्विंटल धान का उठाव हो पाया बीज के तौर पर, यानी कि मांग में 64% की कमी स्पष्ट है। अब इस साल की बात करें तो खरीफ धान के लिए कुल 6 लाख क्विंटल बीज की मांग आई। मांग के अनुरूप समितियों ने पर्याप्त मात्रा में बीज का भंडारण कर दिया है, लेकिन मानसून आने और खेती की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद भी अभी तक केवल 2.86 लाख क्विंटल बीज का वितरण ही हो पाया। यानी साफ है कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि किसानों की चॉइस बदल रही है, स्मार्ट भी हो रही है। उनके मुताबिक प्रदेश के किसान सहकारी समिति के सर्टिफाइड धान बीज की तुलना में बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड बीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सत्र 25 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। कांग्रेस ने सत्र की अवधि कम होने पर नाराजगी प्रकट की। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने अवधि कम होने पर नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र की अवधि कम से कम 20 दिन रखने की मांग की। उन्होंने मानसून सत्र, पंचायत और निकाय चुनाव के बाद इसे रखने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद को बचाने के लिए सत्र की अवधि कम कर रही है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए विधानसभा सत्र कम कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इनको विधानसभा सत्र 3 सप्ताह का करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इन आरोपों को निराधार बताया। जो खुद विधानसभा को बकवास कहते हैं, वो क्या विधानसभा चलाने की बात करेंगे। हम पूरी तरह से कार्रवाई चलाना चाहते हैं और जनता की समस्या का निदान करना चाहते हैं। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इस बीच मानसून सत्र होने से कांग्रेस पसोपेश में है। तो वैसे ये आरोप नए नहीं, पिछले अगर आप सत्रों के जो 4-5 सत्र हुए हैं, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स ही उठाकर देख लें तो सत्र छोटे भी होते हैं और पूरे भी नहीं चल पाते हैं। विपक्ष हर बार आपत्ति लगाता है, विरोध भी प्रकट करता है और सत्ता पक्ष का जवाब भी यही रहता है कि ये सत्र चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ना आरोप नए हैं, ना बात नहीं है, लेकिन इस सत्र में नया क्या होता है इस पर पूरे प्रदेश की नजर है। पूरे प्रदेश की नजर एक और प्रकरण पर है, वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनको मिली धमकी और उसके बाद के आज के प्रकरण।
भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में रहती हैं, आप जानते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने के बाद वो अपने साथ अब बंदूक भी रखने लगी हैं और ट्वीट करके उल्टा धमकाने भी लगी। धमकी मिलने के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंची प्रज्ञा ठाकुर रिवॉल्वर के साथ नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर माफिया डॉन इकबाल कासकर को कहा था, हाँ, मैं भोपाल में हूँ। हिंदुओं के हत्यारे भगोड़े दाऊद और इकबाल कासकर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या की धमकी अब उनके स्लीपर सेल सक्रिय। 18 को धमकी और 20 को हत्या। हाँ, मैं भोपाल में ही हूँ और मुझे ठोकना भी आता है। ट्वीट के बाद प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी दफ्तर पहुंची और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। तो साध्वी का अंदाज अपना ही है और जब कभी इस अंदाज के ऊपर उंगलियां उठी हैं तो हर कोई कह देता है भाई वो साधु हैं और साध्वी प्रकृति की हैं, और इस वजह से अक्सर वो इस तरह की बात कह जाती हैं जो शायद पॉलिटिकली आपको गलत लग सकती। लेकिन अपने बयानों को लेकर विवादों को जन्म देती ही रहती हैं बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय पहुंची, लेकिन पार्टी कार्यालय पहुंचने से ज्यादा खास बात, चर्चा की बात यह कि रिवॉल्वर लेकर पार्टी दफ्तर पहुंची। सांसद रिवॉल्वर के साथ क्यों पहुंची, इसको डिकोड करते हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद ने एक शिकायत की कि दाऊद के करीबी ने उनको जान से मारने के लिए धमकी दी। धमकी मिली है 18 को, 20 को हत्या कर देने की बात बताई, और ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी सांसद रिवॉल्वर रखनी शुरू कर चुकी। ये बात वो आज जताना चाहती थी। साथ ही ट्वीट करके उन्होंने खुद चेताने का काम भी किया जिन्होंने उनको धमकी दी। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साध्वी जो कदम उठाती हैं, जिस अंदाज में उठाती हैं, वो सुर्खियों में आता, चर्चा में आता। अब ये उनका अंदाज है राजनीति करने का। उनके लोगों को, उनके यहाँ की जनता को कितना रास आता है वो जाने। वैसे खबर अब छत्तीसगढ़ से, कांकेर से एक बार फिर से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का एक नया मामला सामने है। कांकेर में एक बार फिर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 9 लाख की ठगी की घटना हो गई। शिकायत के बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दर्ज शिकायत में पीड़ित हेमंत साहू ने बताया कि 2016-17 में पटवारी की वैकेंसी आने पर उसने फॉर्म डाला था। इसके बाद धमतरी के धनेंद्र साहू ने उससे संपर्क कर नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। फिर आरोपी ने रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कही और दोबारा से 3 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आवेदन की जांच की गई। जांच कर पाया गया कि आरोपियों ने उसको नौकरी दिलाने के नाम पे रुपए लिए थे और बाद में 3 लाख रुपए वापस कर दिए थे। शेष 6 लाख रुपए देने से टाल मटोल कर रहे थे। हाल के वर्षों की बात करें तो कांकेर से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नौकरी के झांसे में अक्सर ठगी का शिकार होते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ी तेजी से इस तरह के फ्रॉड, इस तरह की धोखाधड़ी के केस बढ़े हैं। ठग उन युवाओं को शिकार बनाते हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुटे होते हैं। ये ठग पहले योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को अपने झांसे में लेते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो कर सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं, और फिर रुपए मांगते हैं। और ऐसे में सबसे अहम सवाल उठता है कि आखिरकार लोग ठगों के झांसे में कैसे आ जाते हैं। डिकोड करते हैं इसे। ठगों का एक गिरोह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के आसपास अपना जाल बुनता है, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, मॉनिटर करता है। ऐसे गिरोह के सदस्यों की कोचिंग सेंटर्स तक पहुंच होती है या नजर होती है, और इस बात का वो पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। ठगों के झांसे में वो लोग अधिक आते हैं जो लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन शायद कहीं चूकते हैं। ठगों का गिरोह ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में पहुंचा देने का सब्ज़बाग दिखाता है। नौकरी ना मिलने से परेशान लोग, वो भी अक्सर ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। खैर, असल बात यह कि आप जागरूक रहें, आप ठगी से बचें। कोई भी आपको बैठे बिठाए घर पे बिना एग्जाम या फर्जी तरीके से नौकरी नहीं दिला सकता। इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार करें। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें हम कहेंगे धरती हिलने की खबरें आई अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। अफगानिस्तान पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप की खबर और इसके बाद तबाही की तस्वीरें दिखी। रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता वाला भूकंप आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए आज का दिन बुरी खबर लाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे इलाकों में भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र
दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था। तालिबान सरकार के मुताबिक पाक टीका प्रांत के 4 जिलों में भूकंप आया है, जिसमें तकरीबन 300 लोग मारे गए। वहीं तकरीबन 250 लोगों के घायल होने की खबर है। तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की अपील की है। पाकिस्तान की बात करें तो भूकंप से 1 दर्जन से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा कभी भी कहीं भी आ सकती है। ये बात भी सच है कि धरती के ऊपर कुछ ऐसे चिन्हित इलाके हैं जहां इस तरह के भूकंप या इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने का एक इतिहास रहा है। उसकी कुछ भौगोलिक वजहें भी रही हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि जिस जगह के ऊपर भूकंप आया, अफगानिस्तान, वहां की जो तालिबान सरकार है उसने उसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस पर वो अक्सर कई आरोप लगाते हैं, ये गुजारिश की है कि मानवता के नाते आप उनकी मदद करें। तो मानवीयता का एंगल, सरकार का जिस अंदाज में वहां चलना है, जो उनके फरमान है, ये कितना सूट करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में चर्चा का विषय बना। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी दिन की बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक बहुत अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।